नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ऑसिंडेक्स की। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली एक बहुत ही जरूरी नेवल एक्सरसाइज है। लेकिन ये सिर्फ एक मिलिट्री ड्रिल नहीं है। इसके पीछे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बदलते स्ट्रेटेजिक इक्वेशंस की एक बहुत बड़ी कहानी है। तो सीधा सवाल पर आते हैं, आखिर इंडियन और ऑस्ट्रेलियन वॉरशिप्स हाल ही में नॉर्दर्न पैसिफिक में एक साथ ट्रेनिंग कर क्यों रहे थे? क्या मकसद था इसके पीछे? इसका जवाब इन दोनों देशों के बीच लगातार गहरे होते रिश्तों में छिपा है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं उस ताज़ा घटनाक्रम को जिसने इस पार्टनरशिप को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है। खबर यह है कि इंडियन नेवल शिप आईएनएस सह्याद्री ने हाल ही में ऑसिंडेक्स 2025 में हिस्सा लिया है। ये पार्टिसिपेशन अपने आप में दिखाता है कि दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच तालमेल अब एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है। तो ठीक है, ये तो हुई ताज़ा खबर, पर अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये AUSDEX असल में है क्या चीज़। तो देखिए, ऑसिंडेक्स का मतलब है ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज। ये इंडियन और ऑस्ट्रेलियन नेवीज के बीच हर 2 साल में होने वाली एक बड़ी द्विपक्षीय यानी बायलैटरल समुद्री एक्सरसाइज है। इसका असली मकसद सिर्फ साथ में ट्रेनिंग करना नहीं, बल्कि एक दूसरे के तरीकों को समझना और मिलकर काम करने की काबिलियत को और बेहतर बनाना है। और अब जरा इसकी जर्नी पर नजर डालिए। 2015 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, तब से लेकर आज तक हर एडिशन के साथ इसका स्केल और कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही बढ़े हैं। 2017 में ये और जटिल हुई, 2019 में इसका पैमाना और बड़ा हो गया, 2021 में पूरा फोकस इंटरऑपरेबिलिटी पर था, और अब 2025 में हम बात कर रहे हैं एडवांस्ड जॉइंट ऑपरेशंस की। ये ग्रोथ अपने आप में एक मजबूत होती दोस्ती का सबूत है। चलिए अब इस एक्सरसाइज के पीछे के बड़े स्ट्रैटेजिक मिशन को समझते हैं कि इसका असली मकसद आखिर है क्या। ये कहानी है 2 बड़े देशों की, जिनका एक कॉमन विजन है, एक सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र। और यही वो बुनियाद है जिस पर यह पूरी साझेदारी टिकी हुई है। तो इस एक्सरसाइज के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला और सबसे जरूरी, इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना, मतलब दोनों नौसेनाएं एक टीम की तरह काम कर सकें। दूसरा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और गहरा करना। और तीसरा, पूरे समुद्री इलाके में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। अगर हम AUS इंडेक्स 2025 की बात करें तो इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर, गनरी एक्सरसाइजेज और एडवांस्ड फ्लाइंग ऑपरेशंस जैसी बहुत ही हाई लेवल एक्टिविटीज शामिल थीं। भारत की तरफ से था INS सह्याद्री और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से HMAS बैलरैट। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ ऑसिंडेक्स तक ही खत्म नहीं होती। भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो रक्षा संबंध हैं वो इससे कहीं ज्यादा बड़े और गहरे हैं। ये देखिए, बात सिर्फ नेवी की नहीं है। आर्मी के लिए एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद है, एयरफोर्स के लिए एक्स पिच ब्लैक है, जो कि एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, मतलब इसमें और भी देश शामिल होते हैं। और नेवी के लिए क्वाड या मालाबार जैसी एक्सरसाइजेस तो हैं ही। तो ये दिखाता है कि ये सहयोग आर्मी, एयरफोर्स, नेवी हर लेवल पर कितना मजबूत है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि जब 2 बड़ी समुद्री ताकतें इस तरह से एक साथ आ रही हैं, तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर इसका क्या असर पड़ेगा? इसके रिपल इफेक्ट्स क्या होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में इस पूरे क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स को तय करेगा। सोचने के लिए एक बहुत ही अहम बात। नमस्कार, आज बात करते हैं भूटान और भारत के बीच एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप की। एक ऐसी कहानी जिसमें एक विशाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शामिल है जो दोनों देशों के लिए कह सकते हैं कि भविष्य को रोशन करने का वादा करता है। तो चलिए सीधे गोता लगाते हैं इस दोरेजुलुंग प्रोजेक्ट की डिटेल्स में। तो सवाल ये है कि भूटान की जो खूबसूरत कुरीछू नदी है, उस पर आखिर ऐसा क्या बन रहा है जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है? देखिए, ये सिर्फ कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है। ये तो एनर्जी, इंजीनियरिंग और सबसे बढ़कर 2 देशों के बीच कमाल के सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए सबसे पहले उस बड़ी खबर से शुरू करते हैं जिसने इस पूरे प्रोजेक्ट की नींव रखी। ये एक ऐसा एनर्जी एग्रीमेंट है जो वाकई में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। जी हां, नवंबर 2024 में भूटान की ड्रैक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन और भारत की जानी-मानी कंपनी टाटा पावर, इन दोनों ने हाथ मिलाया है। और ये कोई छोटा-मोटा एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि ये एनर्जी सेक्टर में एक नए दौर की शुरुआत का इशारा है। तो अब सवाल उठता है कि ये दोरजिलुंग प्रोजेक्ट आखिर है क्या? चलिए जरा इसके टेक्निकल पहलुओं को समझते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करेगा।
देखिए, इस प्रोजेक्ट की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये एक रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि ये नदी के नेचुरल फ्लो यानी उसके कुदरती बहाव का इस्तेमाल करके बिजली पैदा करेगा। इसमें बड़े बड़े बांध बनाकर पानी रोकने की जरूरत नहीं होती, तो जाहिर है ये पर्यावरण के लिहाज से एक काफी बेहतर और समझदारी भरा तरीका है। और अगर इसके स्केल की बात करें तो वो सच में हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, एक करीब 140 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध, फिर पानी को पावर हाउस तक ले जाने के लिए कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि 15 किलोमीटर लंबी सुरंग, और इन सब के साथ बिजली बनाने के लिए 6 जबरदस्त फ्रांसिस टरबाइनें। मतलब ये इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना होने वाला है। और ये प्रोजेक्ट बन कहाँ रहा है? ये पूर्वी भूटान के खूबसूरत कुरिचू नदी पर बन रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि यही नदी आगे जाके भारत में भी बहती है। तो ये जो ज्योग्राफिकल कनेक्शन है ना, यही इस प्रोजेक्ट को स्ट्रैटेजिकली और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना देता है। ठीक है, प्रोजेक्ट तो समझ आ गया, लेकिन इस इतने बड़े सपने को हकीकत में बदल कौन रहा है? चलिए अब इस भूटान भारत पार्टनरशिप के पीछे जो मेन प्लेयर्स हैं उनके बारे में जानते हैं। तो इस मेगा प्रोजेक्ट के पीछे हैं 2 बहुत बड़े नाम। भूटान की तरफ से है ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन यानी DGPC, और भारत की तरफ से है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। ये सिर्फ एक डील नहीं है बल्कि 2 देशों की एक्सपर्टीज का एक बेहतरीन संगम है। अच्छा, अब ये पार्टनरशिप काम कैसे करेगी? इसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी SPV बनाया गया है। अब ये SPV क्या होता है? सिंपल भाषा में कहें तो ये एक नई कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई है। और इसमें जो हिस्सेदारी है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। भूटान की कंपनी DGPC के पास 60% हिस्सा है, मतलब मेजॉरिटी स्टेक, और टाटा पावर के पास है 40%। इससे यह पक्का होता है कि प्रोजेक्ट पर कंट्रोल भूटान का रहे और टाटा पावर अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज लेकर आए। अब जाहिर है इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसा भी बहुत चाहिए, और यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत महत्वपूर्ण तीसरे पक्ष की, वर्ल्ड बैंक। जी, इस पूरे प्रोजेक्ट को फाइनेंस वर्ल्ड बैंक कर रहा है, जो ये सुनिश्चित करता है कि इसे पूरा करने के लिए जरूरी फंड्स मौजूद हों। चलिए अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं, क्योंकि यही इस प्रोजेक्ट के असली स्केल को दिखाएंगे। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी नंबर 1125 मेगावाट्स। जी हां, यह है इस प्रोजेक्ट की टोटल पावर कैपेसिटी। अंदाजा लगाइए ये कितनी बिजली है। ये लाखों लाखों घरों को रोशन करने के लिए काफी है। और इसकी लागत? इस प्रोजेक्ट की कुल लागत है करीब 13,100 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा ही बताता है कि ये कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट है। तो इतने बड़े इन्वेस्टमेंट का नतीजा क्या होगा? हर साल करीब करीब 4.5 टेरावाट घंटे क्लीन एनर्जी। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, और पर्यावरण के लिए तो ये एक जबरदस्त जीत है, क्योंकि इससे कार्बन एमिशन कम करने में सीधी मदद मिलेगी। हाँ, इतने बड़े प्रोजेक्ट को पूरा होने में वक्त तो लगता है, तो उम्मीद की जा रही है कि साल 2032 तक ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से चालू हो जाएगा और क्लीन एनर्जी जनरेट करना शुरू कर देगा। लेकिन सुनिए, ये नंबर्स ये तो बस कहानी का एक हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट का असली महत्व इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा बड़ा है। चलिए अब जरा बिगर पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ एक और हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं है। फैक्ट यह है कि ये भूटान के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP हाइड्रो प्रोजेक्ट है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो देश में भविष्य के इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप के लिए एक नया मॉडल सेट कर रहा है। तो कुल मिला के इसके जो की टेकअवेज हैं वो क्या हैं? पहली बात, ये भूटान का दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा। दूसरी, ये भूटान भारत के एनर्जी रिलेशन में एक नया मील का पत्थर है। तीसरी बात, ये इस पूरे रीजन में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए एक नया मॉडल बन सकता है। और सबसे जरूरी, ये रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ये दोर्जिलुंग प्रोजेक्ट सिर्फ एक बांध और एक पावर हाउस है, या फिर ये इससे कहीं बढ़कर भविष्य में 2 देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पार्टनरशिप का एक नया ब्लूप्रिंट बन सकता है? एक ऐसा मॉडल जो एक साफ सुथरे और सस्टेनेबल भविष्य की नींव रखे? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। नमस्कार। भारत में ना एक ऐसी कमाल की जगह है। सोचिए, एक छोटा सा इलाका, और वहां दुनिया में सबसे ज्यादा एक सींग वाले गैंडे एक साथ रहते हैं। है ना कमाल की बात? तो आज हम असम के इसी पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के अनोखे राज से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही ताज़ा घटना से। एक ऐसी बात जो हमें पोबितोरा के बदलते मौसम और वहां रहने वाले मेहमानों के बारे में कुछ खास बताती है।
लगता है पबितुरा में सर्दियां इस बार कुछ जल्दी ही आ गई हैं। और जानते हैं इसका सिग्नल कौन दे रहा है? प्रवासी पक्षी। जी हाँ, यूरोप, अमेरिका और यहां तक कि तिब्बती पठार से हजारों मील का सफर तय करके ये पक्षी अपने तय समय से पहले ही यहां पहुंच गए हैं। अब सोचिए वहां का आसमान और झीलें इनके संगीत से कैसे गूंज उठी होंगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अनोखी जगह है कहाँ और ऐसा क्या है इसमें जो इसे एक तरफ गैंडों के लिए किसी जन्नत जैसा बना देता है और दूसरी तरफ इंसानों के लिए एक रहस्यमयी पहेली। और ये जानकर तो शायद और भी हैरानी होगी कि ये पूरा का पूरा अभयारण्य सिर्फ 48.81 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। जी, बस इतना सा। और यही छोटा सा आकार पोबितोरा की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। इस पर हम आगे बात करेंगे। तो देखिए, पोबितोरा असम की राजधानी गुवाहाटी से ज्यादा दूर नहीं है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी किनारे पर बसा है और एक बहुत ही खास गांव मायोंग के बिल्कुल पास है। अब ये मायोंग कोई ऐसा वैसा गांव नहीं है, इसे भारत की काले जादू की राजधानी भी कहा जाता है। जी हाँ, वो जगह जहां की कहानियों में कहा जाता था कि इंसान जानवर बन जाते थे और हवा में गायब हो जाते थे। इस रहस्यमयी इतिहास के साए में पोबितुरा की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है ना? तो सवाल ये है कि ये जादुई जमीन वाइल्ड लाइफ के लिए इतनी जरूरी जगह कैसे बन गई? इसका एक सुरक्षित ठिकाना बनने का सफर कैसा रहा? चलिए जरा इसके इतिहास में झांकते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत हुई 1971 में, जब इसे एक रिजर्व फॉरेस्ट एरिया बनाया गया। फिर आया साल 1998, एक बड़ा साल, जब इसे ऑफिशियली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का दर्जा मिला। और इसके बाद इसे इंडियन राइनो विजन 2020 प्रोग्राम में शामिल किया गया। ये एक बहुत बड़ा मिशन था जिसका मकसद था भारत में गैंडों की आबादी को बढ़ाना। और बस इसी एक कदम ने पोबितोरा को कंजर्वेशन के मैप पर एक बहुत ही खास जगह दिला दी। तो चलिए अब इस सैंक्चुरी के अंदर चलते हैं, जरा महसूस करते हैं उस माहौल को, उन घास के मैदानों को जो असल में इस जगह की जान है। ये चार्ट देखिए, साफ पता चल रहा है कि पोबितोरा का लगभग 72% हिस्सा वेट सवाना है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है नम घास के मैदान। ये दलदली और ऊंची घास वाला इलाका एक सींग वाले गैंडों के लिए बिल्कुल परफेक्ट घर है। यहां उन्हें खाने पीने से लेकर छिपने तक की हर सुविधा मिलती है। लेकिन यहां ना एक तरह की लड़ाई भी चल रही है, एक इकोलॉजिकल लड़ाई। एक तरफ है यहाँ के हीरो अरुंडोडोनाक्स और सैक्रम जैसी लंबी लंबी हाथी घास जो यहाँ के जानवरों के लिए जिंदगी है, और वहीं दूसरी तरफ है विलन जलकुंभी या वाटर हाइसेंथ। ये एक खामोश हमलावर है जो पानी के ऊपर एक मोटी चादर सी बिछा देती है और पानी में रहने वाले पक्षियों का जीना मुश्किल कर देती है। तो फिर इन बड़े बड़े घास के मैदानों और पानी के स्रोतों में आखिर रहता कौन कौन है? चलिए अब मिलते हैं पोबितोरा के असली सितारों से। जैसा कि हमने शुरू में ही बात की थी, यहाँ 2000 से भी ज्यादा प्रवासी पक्षी पनाह लेते हैं। इनमें कुछ बहुत ही दुर्लभ बत्तखें और सारस भी शामिल हैं। मतलब जो लोग बर्ड वॉचिंग के शौकीन हैं, उनके लिए तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं। और सिर्फ पक्षी ही नहीं, यहाँ के किरदारों में तेंदुआ जैसे शिकारी भी हैं, जंगली सुअर और बार्किंग डियर जैसे घास चरने वाले जानवर भी, और ताकतवर जंगली भैंसें भी घूमती हैं। ये सब मिलकर यहाँ एक बहुत ही बैलेंस्ड और हेल्दी इकोसिस्टम बनाते हैं। और अब बारी है पोबितोरा के सबसे बड़े सुपरस्टार की। इसका सबसे बड़ा राज, ये सैंक्चुरी पूरे देश में एक सींग वाले गैंडों की सबसे ज्यादा डेंसिटी के लिए जानी जाती है। मतलब पूरी दुनिया में कहीं भी इतने छोटे से एरिया में इतने ज्यादा गैंडे एक साथ नहीं रहते। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। सोचिए, जब दुनिया की सबसे घनी गैंडों की आबादी इतने छोटे से घर में रहती है, तो क्या ये उनके लिए एक जीत है या फिर उनके भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा? पोबितोरा की ये अजीबोगरीब सिचुएशन कंजर्वेशन की दुनिया में एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और एक बहुत बड़ा मौका भी। नमस्कार, आइए आज भारत के एक ऐसे शानदार मंदिर की दुनिया में चलते हैं जो 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। एक ऐसी जगह जिसका हर एक पत्थर अपने आप में एक कहानी है, एक रहस्य है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक ऐसा सवाल जो आज भी बड़े बड़े इंजीनियरों और इतिहासकारों का सिर घुमा देता है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कहानी। देखिए, ये सिर्फ एक पुरानी ऐतिहासिक इमारत नहीं है, बल्कि एक जीवंत मंदिर है।
मतलब एक ऐसी जगह जहां आज भी पूजा होती है और जो हजारों लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। तो ऑफिशियली इसका नाम है बृहदीश्वर मंदिर। इसे पेरिया कोविल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब ही होता है बड़ा मंदिर। और ये नाम इस पर बिल्कुल सही बैठता है। ये भगवान शिव को समर्पित है और अपनी विशालता के लिए दूर दूर तक मशहूर है। तो ये मंदिर है कहाँ? ये है तमिलनाडु के तंजावुर में। इसे बनाया गया था चोल वंश के समय 1010 ईस्वी में। और जो बात इसे सबसे ज्यादा खास बनाती है वो ये है कि ये पूरा का पूरा मंदिर सिर्फ ग्रेनाइट पत्थर से बना है। अब हर महान कलाकृति के पीछे एक सोच होती है, एक विजन होता है। तो आखिर किसका विजन था ये? ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था, बल्कि एक पूरे साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक था। ये विजन था महान चोल सम्राट राजा राजा चोल प्रथम का। उन्होंने ही इस भव्य मंदिर को बनवाया था, जो उनकी शक्ति, उनकी भक्ति, हर चीज का एक शानदार प्रतीक है। और यहाँ एक और हैरान कर देने वाली बात है। सोचिए, इतना विशाल, इतना कॉम्प्लेक्स मंदिर, और इसे बनाने में लगे सिर्फ 7 साल। जी हाँ, सिर्फ 7 साल। उस जमाने की टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो ये लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? अब आते हैं उन चीजों पर जो इस मंदिर को सच में एक अजूबा बनाती हैं। इसकी बनावट, इसकी इंजीनियरिंग, मतलब सोच कर ही दिमाग हिल जाता है। हाँ, तो जैसा हम बात कर रहे थे, पूरा मंदिर ग्रेनाइट से बना है। अब ग्रेनाइट कोई मामूली पत्थर तो है नहीं, दुनिया के सबसे सख्त पत्थरों में से एक है। तो जरा सोचकर देखिए, 1000 साल पहले बिना किसी मॉडर्न मशीन के इस पत्थर को काटना, तराशना और फिर उसे उठाकर सही जगह पर लगाना, ये कितना बड़ा, कितना मुश्किल काम रहा होगा। इस मंदिर का जो मुख्य टावर है, जिसे विमानम कहते हैं, उसकी ऊंचाई पता है कितनी है? 216 फीट। ये दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर टावर है। इसे ऐसे समझिए जैसे आज के जमाने की कोई 20-22 मंजिला बिल्डिंग हो। और सोचिए, ये पूरी की पूरी ऊंचाई सिर्फ पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर बनाई गई है। कमाल है। और अब आते हैं उस सवाल पर जो हमने सबसे पहले उठाया था। इसी टावर के बिल्कुल ऊपर शिखर पर एक गोलाकार पत्थर रखा है, जिसे कुंभम कहते हैं। ये एक ही पत्थर से बना है और इसका वजन है 80 टन। जी, 80 टन। अब सवाल वही है, इतने भारी पत्थर को 216 फीट की ऊंचाई पर पहुंचाया कैसे गया? ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। लेकिन रुकिए, चमत्कार यहीं खत्म नहीं होते। जैसे ही मंदिर में दाखिल होते हैं, सामने दिखती है नंदी की एक बहुत बड़ी मूर्ति। और खास बात यह है कि ये भी एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई है। और ये कोई छोटी मोटी मूर्ति नहीं है, इसकी लंबाई ही 16 फीट है। पूरे डायमेंशन देखें तो लंबाई 16 फीट और ऊंचाई 13 फीट। मतलब एक ही चट्टान से इतनी बड़ी, इतनी सजीव मूर्ति को तराशना वाकई ये कलाकारी का एक बेजोड़ नमूना है। तो ये तो हुई मंदिर की बनावट की बात। अब देखते हैं कि आज की दुनिया में इस मंदिर की क्या जगह है, इसे क्या पहचान मिली है। इसकी जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कीमत है, उसे सिर्फ भारत ने ही नहीं, पूरी दुनिया ने सराहा है। और इसीलिए यूनेस्को ने इसे अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। ये ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स यानी महान जीवंत चोल मंदिर ग्रुप का हिस्सा है। हाँ, तो इस ग्रुप में अकेले ये मंदिर नहीं है। इसके साथ 2 और शानदार मंदिर हैं। एक है गंगई कोंड चोलपुरम का बृहदीश्वर मंदिर और दूसरा है ऐरावतीश्वर मंदिर। ये तीनों मंदिर मिलकर चोल साम्राज्य की बेमिसाल वास्तुकला की कहानी कहते हैं। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि आखिर क्या चीज़ है जो एक पत्थर की इमारत को 1000 साल बाद भी इतना जीवंत बनाए रखती है? ये सिर्फ पत्थर और इंजीनियरिंग का कमाल तो नहीं हो सकता। शायद ये उस दौर के लोगों की अटूट श्रद्धा, उनकी कला और उनकी सोच का एक ऐसा संगम है जो आज भी हम सबको हैरान करता है और सोचने पर मजबूर कर देता है। हैदराबाद का दिल, हुसैन सागर झील, एक जमाने में शहर की शान हुआ करती थी, पर आज क्या ये अपनी पहचान खो रही है? आइए इस ऐतिहासिक धरोहर की कहानी को करीब से समझते हैं। अच्छा, जो भी कभी इसके पास से गुजरा है ना, वो इस एहसास को जानता होगा, हैदराबाद की ये मशहूर पहचान आज एक तेज बदबू और हरी इकाई की चादर में लिपटी हुई है। तो सवाल तो यही उठता है कि सदियों पुरानी ये धरोहर आखिर इस हाल में पहुंची कैसे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसे इसकी पुरानी शान वापस मिल सकती है? चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं।
तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये झील कितनी बड़ी मुश्किल में है और क्यों इतने सालों से चली आ रही इस समस्या से निपटने के लिए अब एक नए कदम की बात हो रही है। देखिए, हालत सच में काफी चिंताजनक है। एक तरफ से घरों का गंदा पानी, दूसरी तरफ से फैक्ट्रियों का जहरीला केमिकल। सोचिए, सब कुछ सीधे इस झील में जा रहा है और नतीजा है लगातार आने वाली बदबू, चारों तरफ फैली हुई काई और ऐसा पानी जो अपनी जान खो चुका है। लेकिन पता है, इस पूरी प्रदूषण की कहानी के पीछे एक और सच है। ये झील सिर्फ एक गंदा तालाब नहीं है, ये हैदराबाद का दिल है और इसका मतलब सिर्फ पानी के एक जखीरे से कहीं ज्यादा है। तो चलिए इसकी कुछ खास बातें जानते हैं। ये हैदराबाद तेलंगाना में है, ठीक है, और ये कोई नेचुरल झील नहीं है, इसे इंसानों ने बनाया है। एक शानदार रचना है ये, जो मूसी नदी की एक सहायक नदी पर बनी है। वैसे लोकल लोग इसे प्यार से टैंक बंड भी कहते हैं। और साइज की बात करें तो अरे ये कोई छोटी मोटी झील नहीं है, पूरे 5.7 स्क्वायर किलोमीटर में फैली है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। यही बात इसे एशिया की सबसे बड़ी मैनमेड झीलों में से एक बनाती है। लेकिन एक बात है जो इससे दुनिया में सबसे अनोखा बनाती है, और वो है इसका आकार। पता है, दुनिया में दिल के आकार की 78 झीलें और 9 द्वीप हैं, लेकिन हुसैन सागर उन सब में सबसे बड़ा है। मतलब धरती पर बना दिल का सबसे बड़ा निशान। कमाल की बात है ना? चलिए अब थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, देखते हैं इसके शानदार अतीत को। ये कहानी है 16वीं सदी के एक अजूबे की। तो ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 500 साल पहले। साल था 1562। इसे बनवाया था हुसैन शाह वली ने इब्राहिम कुली कुतुब शाह के शासनकाल में, और मानना पड़ेगा ये उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना था। यहाँ एक ही तस्वीर में दो अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ है इसका सुनहरा अतीत। सोचिए, जब ये जुड़वा शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ती थी, लोगों की प्यास बुझाती थी, खेतों को पानी देती थी। और दूसरी तरफ है आज की हकीकत, जहां ये बुद्ध की विशाल मूर्ति के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जानी जाती है अपने प्रदूषण और कभी न खत्म होने वाले सफाई अभियानों के लिए। तो आइए इस सफर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर कैसे एक जीवन देने वाला रिसोर्स आज पर्यावरण के लिए एक बड़ी चिंता बन गया। देखिए, इसकी कहानी में जो गिरावट आई है वो बिल्कुल साफ दिखती है। 1562 में जब ये बनी तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच एक बहुत ज़रूरी लिंक थी। 1930 तक इसने लोगों को पीने और सिंचाई के लिए साफ पानी दिया। पर आज ये सिर्फ गंदे सीवेज और फैक्ट्रियों के कचरे का एक डंपिंग ग्राउंड बनकर रह गई है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं? शायद नहीं। अब बात करते हैं एक उम्मीद भरे भविष्य की, और इसे बचाने के लिए जो एक नया एडवांस्ड प्लान बनाया गया है उसकी। इस नए प्लान का जो बेस है वो है बायो रेमिडिएशन। अब ये क्या चीज़ है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जिंदा जीवों या उनसे बनी चीज़ों का इस्तेमाल करके गंदे माहौल को साफ किया जाता है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूं तो ये है नेचर की मदद से ही नेचर को ठीक करना। तो सवाल ये है कि ये प्लान काम कैसे करेगा? इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, एक एडवांस्ड बायोरेमिडिएशन प्रोसेस शुरू किया जाएगा। इससे क्या होगा? इससे पानी में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ेंगे जो गंदगी को खा जाते हैं। दूसरा, खास तरह के एंजाइम सॉल्यूशन इस्तेमाल होंगे जो गंदगी को तोड़ने में मदद करेंगे। और तीसरा, बायोचार से बनी बोकाशी बॉल्स को झील में डाला जाएगा। ये बॉल्स एक स्पंज की तरह काम करेंगी और बची खुची गंदगी को सोख लेंगे। तो आखिर में सवाल बस यही है, क्या ये नई टेक्नोलॉजी हुसैन सागर झील के लिए वो टर्निंग पॉइंट साबित होगी जिसका सालों से इंतजार हो रहा है? क्या हैदराबाद अपने इस धड़कते हुए दिल को उसका पुराना गौरव और उसकी खोई हुई जिंदगी वापस दिला पाएगा? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।